हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि चैप्टर का नाम पहले दहन और ज्वाला। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने दहन के बारे में पढ़ा कि दहन जो है, दहन क्या होता है, ठीक है, ये हमने समझा था। इसके बाद हमने पढ़ा कि दहन के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अब वो दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन कौन कौन सी है? पहला है, दहन के लिए होना चाहिए दहनशील पदार्थ, ठीक है। दहन के लिए होना चाहिए दहनशील पदार्थ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो दहन की प्रक्रिया के लिए होनी चाहिए हमारे पास? तो वो है बच्चों ऑक्सीजन। तो दहन की प्रक्रिया के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है दहनशील पदार्थ। अब जो दहनशील पदार्थ है बच्चों, इनको हम फ्यूल यानी कि ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूल कहें या हम ईंधन कहें तो ईंधन भी कहा जाता है। अब दहनशील पदार्थ की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। देखो बच्चों, कोयला हो सकता है, वुड यानी कि लकड़ी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, ठीक है। मिट्टी का तेल भी एक दहनशील पदार्थ है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोबर के उपले, ये भी दहनशील पदार्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलपीजी है, सीएनजी है, ठीक है। तो ये सभी हमारे दहनशील पदार्थ हैं और इन्हें ईंधन भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे पास ऑक्सीजन O2, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी दहनशील पदार्थ दहन की प्रक्रिया नहीं कर सकता। इसको हमने कैसे समझा था लास्ट लेक्चर में? इसको हमने एक्सपेरिमेंट से समझा था। मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट जो था जहां पर हमने मोमबत्ती रखी हुई थी, ठीक है। मोमबत्ती एक मेज के ऊपर रखी हुई थी, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गिलास की एक चिमनी रख दी, ठीक है, और नीचे से दो लकड़ी के गुटके रख दिए। तो क्या हुआ, लकड़ी के गुटके होने की वजह से चिमनी थोड़ा ऊपर थी, कैंडल नीचे है, जिससे कि ऑक्सीजन चिमनी के नीचे से अंदर जा सकती है, कैंडल को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी और वो कंटिन्यू बर्न होती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम नीचे से गुटके हटा देते हैं, अब धीरे धीरे जो कैंडल की जो ज्वाला है, जो फ्लेम है, उसमें हमें कंपन देखने को मिलती है, क्योंकि अब वो बुझने वाली होती है, क्योंकि अंदर जो है अब ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि जहां से ऑक्सीजन प्रवेश कर रही थी वो हमने हटा दिया, गुटके हटा दिए, चिमनी को सीधा मेज पर हमने अटैच कर दिया, ठीक। अब फिर हमने क्या किया, ये जो चिमनी है इसके ऊपर से भी एक कार्डबोर्ड रख दिया, इसको ऊपर से भी ढका दिया। अब हमने ऊपर से भी चिमनी को ढका दिया है, नीचे से भी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो यानी कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन जो है मोमबत्ती तक नहीं पहुंच पा रही। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, कंपन उसमें होते होते मोमबत्ती जो है बुझ जाती है, ठीक है, जलना बंद कर देती है। तो ये किस वजह से बंद कर रही है जलना? क्योंकि वायु जो है अंदर नहीं जा पा रही। पहली चीज तो ये हो गई। अब हमने कहा ये जो वायु है, वायु में तो कई सारे घटक होते हैं, है ना, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के, या हम कहें अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के वायु जो है वो बनी हुई होती है। अलग अलग कंपोनेंट यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा अदर गैसेस हैं। लेकिन वायु में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो जलने में मदद करता है, यानी कि दहन की प्रक्रिया में मदद करता है? तो क्या वो ऑक्सीजन है? हाँ, वो ऑक्सीजन तो है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आ सकता है, जलाने के काम नहीं आएगा। ना ही नाइट्रोजन आता है, ना ही अदर गैसेस में से कोई गैसेस हो सकता है, कोई कोई गैसेस जो है बर्निंग में सपोर्ट करती हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो बर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बर्निंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, वो है ऑक्सीजन गैस।
तो हम वायु ना बोल करके डायरेक्टली ऑक्सीजन ही यहाँ पर बोल रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको वायु दिखे, है ना, वायु या एयर लिखा हुआ हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ही बात हो रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ही पढ़ रहे हैं। चलिए, इतना क्लियर है? तो इतना ही हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा कि दहन की प्रक्रिया है क्या, डेफिनेशन हमने देख ली थी, इजी है। फिर दहन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमने मोमबत्ती से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अच्छा, दहन के उदाहरण भी हमने देख लिए थे। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी बात हो गई थी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें मीथेन की, CH4 फॉर्मूला है मीथेन का, तो मीथेन को अगर आप देखें या ब्यूटेन देखें, अगर हम C4H10, ठीक है, तो अगर हम मीथेन को या ब्यूटेन को देखते हैं यहाँ पर, तो वो किससे मिलकर के बने हुए हैं। देखो, अगर हम H2O की बात करते हैं, तो क्या H2O एक हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ है? तो देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हो। तो जैसे कि ये मीथेन है, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? हाँ बिल्कुल, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। कितने कार्बन? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। वैसे इस ब्यूटेन की बात करें तो ये 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन हम इन्हें कहते हैं। ठीक, चलिए, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं CO2, H2O और हीट। ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखो, अभी तक हम सिर्फ दहनशील पदार्थ के बारे में बात कर रहे थे, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो फिलहाल हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हमने कहा कि दहन की प्रक्रिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होते हैं? दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। दहनशील पदार्थ को हमने कैसे पढ़ा वहां पर, कि जिनको हम फ्यूल भी कहते हैं, जैसे कि LPG है, CNG है, कोयला है, पेट्रोलियम है या पेट्रोल डीजल जो भी है, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, तो ये सभी क्या है? दहनशील पदार्थ है, साथ ही साथ इन्हें ईंधन भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें दहनशील पदार्थ तो पता है क्या होते हैं, उसको तो हम थोड़ा ब्रीफ में ऐसे ही देख लेंगे डेफिनेशन को, क्योंकि हमें पता है दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। बात आती है मेन गैर दहनशील पदार्थ की। तो क्या ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो गैर दहनशील होते हैं, यानी कि जो जलते नहीं है? हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे हम मिट्टी की बात करें, तो क्या हम मिट्टी को जला सकते हैं? नहीं जला सकते ना। आप कहीं पर देखोगे, कहीं पर आग लगती है, तो क्या मिट्टी भी जलती है? नहीं जलती। सीमेंट, तो सीमेंट क्या जल सकती है? नहीं जल सकती। आप किसी घर में देखोगे, किसी घर में आग लगी है, तो क्या सीमेंट भी जलती है वहां पर? नहीं जलती। ठीक है, अगर हम कांच की बात करें, तो कांच जलता है क्या? कांच भी क्या है? एक गैर दहनशील पदार्थ है। ठीक है, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो हवा में जलता है, हवा में जलने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जलता है। ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी पदार्थ जलता है, तो वो जब ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उस पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे हम लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, वहां से हीट हमें देखने को मिलती है, लाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए लकड़ी क्या है? एक दहनशील पदार्थ है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि LPG, जो कि हमारी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिंपली ये है कि ये एक प्रकार की पेट्रोलियम गैस है, जिसको लिक्विफाई किया जाता है, यानी कि तरलीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कैरोसिन, जिसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। कागज, तो कागज भी एक दहनशील पदार्थ है ना। कागज की तरफ माचिस लेकर के जाओ तो कागज जल जाता है, दहनशील पदार्थ है। कपड़ा है, लकड़ी है,
इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता होंगे, आप अपनी मर्जी से भी कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। आदि को जलाया जा सकता है। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है। तो ये जो दहनशील पदार्थ है बच्चों, ये क्या हमेशा ठोस होते हैं? अगर हम दहनशील पदार्थ की बात करते हैं तो क्या ये हमेशा ठोस होते हैं? नहीं, ये बच्चों ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैसीय भी हो सकते हैं। अगर हम ठोस दहनशील पदार्थों की बात करें तो जैसे कोयला है, लकड़ी है, ये क्या है? ठोस दहनशील पदार्थ है, ठीक है, यानी कि सॉलिड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। वहीं अगर हम बात करें गैसीय सब्सटेंसेस की, तो जैसे हमारे पास सीएनजी है, एलपीजी है, ठीक है, ये जो नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम गैस है, तो ये सभी तो क्या है? गैस है। तो ये हमारे पास कैसे हो गया? गैसीय दहनशील पदार्थ। इसके अलावा क्या लिक्विड में भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कैरोसिन है, तो ये सभी क्या है बच्चों? लिक्विड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कि द्रवीय दहनशील पदार्थ। ठीक है, तो दहनशील पदार्थ सिर्फ ठोस नहीं होते, ये ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैसीय भी होते हैं। ठीक, चलिए गैर दहनशील पदार्थ के बारे में कुछ देखते हैं अब, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में नहीं जलते, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते ही नहीं, उन्हें हम गैर दहनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रेत है, कांच है, सीमेंट है, तो इनको जलाया नहीं जा सकता। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैर दहनशील गैस है। अगर हम किसी गैस के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी एक गैर दहनशील गैस है। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस की बात की, तो ये एक दहनशील गैस है और हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कैसे ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो गैर दहनशील है। CO2 अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए, तो इतना क्लियर है दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ। चलिए, तो कुछ यहाँ पर मटेरियल्स लिखे हुए हैं, यानी कुछ पदार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको उनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल यानी कि कौन सा दहनशील है और कौन सा गैर दहनशील। तो आप देख करके बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अच्छा ये आपको खुद से करना है, खुद से करना है क्या? वैसे आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप खुद से एक बार ट्राई भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैच स्टिक यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि माचिस की तीली। तो माचिस की तीली क्या दहनशील है या गैर दहनशील है? बिल्कुल दहनशील है ना, कंबस्टिबल है। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्टोन पीस, यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा। ठीक है, तो पत्थर का एक टुकड़ा क्या दहनशील है? पत्थर में लगती है आग? क्या नहीं लगती है ना, तो ये क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, अगला है आयरन नेल, यानी कि लोहे की कील। तो क्या लोहे की कील पर आग लगती है? बिल्कुल भी नहीं लगती। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल। लकड़ी की बात करें तो क्या लकड़ी पर आग लगती है? बिल्कुल लगती है, वो तो एक बहुत अच्छा और ज्यादा यूज करने वाला, किए जाने वाला, और एंशिएंट टाइम में तो उसे पहले तो काफी ज्यादा उसे यूज किया जाता था एक ईंधन के रूप में। तो वो क्या है? ऑफ कोर्स एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, या आप चाहे तो जहां पर आपने दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ के बारे में लिखा हुआ है ना, वहां पर आपको क्या करना है? इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेने हैं अलग अलग करके। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। दहन के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, थोड़ा ध्यान से समझना है। हम इसको पूरे अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो दहन के जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो मेनली अभी हमने क्या देखा, जैसे लकड़ी है या कोई भी सब्सटेंस जिसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड जो है, जब वो जल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट, एनर्जी, लाइट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है।
कहीं कहीं पर हमें साउंड भी प्रोड्यूस होते हुए दिखता है। तो ये सभी क्या है, इसके उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रहा है। ठीक, तो हमें ये समझना है इधर की तरफ जो लिखे हुए होते हैं, ठीक है, अगर हम हाथ से देखें तो राइट हैंड साइड ये वाला और लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे हुए हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट, जिन्हें अभिकारक भी कहा जाता है। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इन्हें, अभिकारक। और बच्चों राइट हैंड साइड जो लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, ये रिएक्टेंट कहें या, ठीक है, तो इधर जो लिखे हुए हैं उन्हें अभिकारक हम कहते हैं और इधर जो लिखे हुए हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट यानी कि बात हो रही है जब रिएक्शन इधर होती है, इधर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो से कम सब्सटेंस जो भी है सब्सटेंस यहाँ पर होते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड या प्रोडक्ट जो है ये बनाते हैं। ठीक है, कुछ उत्पाद ये देते हैं। ठीक, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट किधर है, प्रोडक्ट किधर है। तो यहाँ पर हम दहन के उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन होने के बाद इधर की तरफ राइट हैंड साइड जो बनेगा उसकी हम फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना तो नोट तो कर ही दिया होगा आपने ये वाला। ठीक है, इतना पता चल गया ना रिएक्टेंट कौन सा होता है और प्रोडक्ट कौन सा होता है। लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट है। चलिए, तो दहन के उत्पाद दहनशील पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब क्या उत्पाद बनेगा ये तो पदार्थ पर डिपेंड करता है। दहनशील पदार्थ क्या है, किस तरह का है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है या नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये क्या उसमें होता है, कौन सा कंपाउंड है उसमें, है ना, जो हमारा दहनशील पदार्थ है उसके आधार पर, उस पर निर्भर करेगा कि क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ईंधन हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम जिन ईंधनों का उपयोग करते हैं ज्यादातर वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है या हम कह सकते हैं कार्बन कंटेनिंग है ज्यादातर। ठीक है, लगभग सारे ही क्या है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं या हम कहें कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, जो हमारे ज्यादातर रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट भी उस हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि हमने पीछे देखा था ना कि हाइड्रोकार्बन के क्या उत्पाद होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं यानी कि हाइड्रोजन, चलिए, तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि यौगिक है, उनको ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको उसकी परिभाषा मिल गई है, तो आपको ये परिभाषा भी नोट कर लेनी है। जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपको जरूर नोट करने हैं बच्चों। चलिए, अगला उदाहरण के लिए जैसे हम एलपीजी की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम ज्यादातर अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं एलपीजी का। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, मुख्य घटक है, वो क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था ना, C4H10 देखा था ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सिंपली आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, C4H10, तो ये जो 4 है ये 10 है, ये H के साथ ऐसे 10 नहीं लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। H के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 10 ऐसा नहीं ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मूला कुछ आप इस तरीके से लिख लेंगे C4H10 का। ठीक, तो एलपीजी आप जानते हैं, एलपीजी को हम अपने घरों में यूज करते हैं, यानी कि बच्चों जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप पेट्रोलियम का कोई उत्पाद या हम कहें कि पेट्रोलियम
से रिलेटेड कोई कंपाउंड आप अपने घर में यूज करते हैं ईंधन के रूप में, तो आप कहेंगे हाँ। वो कौन सा कंपाउंड है, वो क्या है, वो है हमारा LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो LPG है जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो हमारे गैस सिलेंडर्स में होती है, रेड कलर का होता है ना गैस सिलेंडर, तो उसमें ये LPG गैस भरी हुई होती है। ठीक है, इसको लिक्विफाई किया होता है, ठीक है, हाई प्रेशर पर लिक्विफाई इसको करते हैं और ये भरा जाता है गैस सिलेंडर्स में। तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुख्य घटक है, वो है बच्चों ब्यूटेन। ठीक है, वैसे ही अगर हम नेचुरल गैस की बात करें यानी कि जो प्राकृतिक गैस है इसकी बात करें, तो इसका मेन कंपोनेंट है मीथेन यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, या मीथेन कहें और ब्यूटेन C4H10 इसका फॉर्मूला है। और पेट्रोल, पेट्रोल भी एक फ्यूल है जो जिसको हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है, व्हीकल्स में यूज करते हैं ना पेट्रोल को, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कि हमारी कार हो गई, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, इनमें हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आया कि हमारे जो ज्यादातर फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब जो फ्यूल्स का हम ज्यादातर यूज करते हैं जैसे कि LPG, तो उसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो होता है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसका जो मुख्य घटक है वो होता है बच्चों हमारा मीथेन या ब्यूटेन। ठीक है, चलिए, पेट्रोल है, अलग अलग हमारे ये सारे फ्यूल्स हैं। जब ऐसे ईंधन जलते, जो इन ईंधन को जब जलाते हैं, ठीक है, जलाते तो है ही हम घर में, ठीक है, इन ईंधन को जब जलाते हैं तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल या पानी, जो भी बोले हम। जैसे यहाँ पर मीथेन को जलाया जा रहा है, मीथेन यानी कि CH4, ये है मीथेन, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस जल यानी कि H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन कुछ होती है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। हाइड्रोजन देखो दोनों तरफ, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 2 सा 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन की बात करते हैं तो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 यहाँ पर भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन। तो अब ये हमारी रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीटली बैलेंस। तो मीथेन को जब 2O2 के साथ क्या करते हैं, बर्न करेंगे, तो ये बनाएगा CO2 और 2H2O। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है जब भी मीथेन का कंबशन होगा। अब हाइड्रोकार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ, अब देखो बच्चों, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है जब उनका दहन होगा तो यहाँ पर CO2 तो बनेगी ही, जल भी बनेगा ही, इसके अलावा साथ में निकलती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा के विभिन्न रूप। ठीक है, ऊर्जा जैसे कि क्या हो सकती है, वो हीट हो सकती है, वो लाइट हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दहन के उत्पाद हमने देख लिए हैं। ज्यादातर जो हमारे दहनशील पदार्थ है वो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, या हम सिंपली कहे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि जो मीथेन है, ब्यूटेन है, हमारे LPG में, नेचुरल गैस में पाया जाता है। तो इनका जब कंबशन किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया बच्चों मीथेन का कंबशन, तो मीथेन का जब कंबशन किया तो यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हमें पता है हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करेंगे तो ये CO2 और H2O तो बनेगा ही, साथ में एनर्जी भी यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, अब एनर्जी क्या हो सकती है, वो हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये प्रोड्यूस करेगा,
साथ में हीट, लाइट ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और बात हमें समझनी है कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कंबशन तो हमने पढ़ लिया कि कंबशन क्या है, लेकिन अब ये कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन क्या है, यानी कि दहन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन ये दोनों क्या है। तो ये बच्चों देखो, जब कोई भी चीज बर्न होती है तो जब उसे प्रॉपर कंप्लीट ऑक्सीजन मिलता है ना, जब उसको पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन की प्राप्ति उससे हो रही है, तब जो दहन होगा वो होगा बच्चों पूर्ण दहन, क्योंकि वो दहन हो रहा है पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में। ठीक है, क्योंकि उस दहन में हमें ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर होगा पूर्ण दहन। और पूर्ण दहन में हमेशा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कभी कभी जब हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहे हो, जल रहे हो, तो ऑक्सीजन जो है वो पूर्ण मात्रा में उसे ना मिले, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से ना मिल रहा हो। ठीक है, उसकी जो है सही मात्रा में जो है ऑक्सीजन रिएक्शन में नहीं जा रहा, नहीं मिल रहा रिएक्शन को, तो इस पॉइंट पर जो दहन होता है उसे कहा जाता है अपूर्ण दहन या इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ पर होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अपूर्ण दहन या पूर्ण दहन। देखो, सबसे पहले पूर्ण दहन जिसे हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं, और अपूर्ण दहन जिसे हम इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो एक हो गया कंप्लीट, एक हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। अब पूर्ण दहन में क्या होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, जिस वजह से गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में रिएक्शन में नहीं मिल पाती। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, तो ऐसे में जो गैस बनती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दोनों गैस देखो, दोनों गैसों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब सबसे पहले देखने का डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, इसीलिए नाम है डाइऑक्साइड। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, इसीलिए नाम है मोनोऑक्साइड। मोनो यानी कि एक, डाई यानी कि दो, ट्राई यानी कि तीन। ठीक है, तो इस तरीके से तो पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन ये होते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने पढ़ा क्या आज। हमने दहन के बारे में जाना है ना, और दहन के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक दहनशील पदार्थ चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, इसको हमने पूरा एक्सपेरिमेंट से समझ लिया था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फिर हमने पढ़ा कि दहनशील पदार्थ क्या है, गैर दहनशील पदार्थ क्या है। देखो, दहन के लिए तो हमें दहनशील पदार्थ ही चाहिए, लेकिन हमने गैर दहनशील पदार्थों के बारे में भी पढ़ा है। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि दहन के उत्पाद क्या क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं, ये ज्यादातर जो हमारे फ्यूल्स हैं वो बेस्ड होते हैं, वो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो जब वो बर्न होते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, पूर्ण दहन क्या है, अपूर्ण दहन क्या है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, आप इन्हें एक बार घर पर जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।